हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। हम बात कर रहे हैं होम साइंस के बारे में। होम साइंस में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन चल रहा था। फूड एंड न्यूट्रिशन में हमने आपको पोषण पढ़ा दिया है, आहार पढ़ा दिया है, से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई कि हमें किस प्रकार से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद हमने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया। कार्बोहाइड्रेट में हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया, एक तो रासायनिक आधार पर, एक तो दूसरा भौतिक आधार पर। जो रासायनिक आधार पर बांटा गया उसमें भी 3 आधार पर बांटा गया, एक मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड। और जो हमारा भौतिक आधार पर है वो है शर्करा और अशर्करा, जिसके बारे में हमने अभी कोई बात नहीं की है। हमने बात की है आपसे रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर हमने आपको 2 पढ़ाया, एक मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के भी हमने 3 आपको बताए हैं। मोनोसेकेराइड में 3 जो है, एक ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। हमने आपको बताया था कि इसका ट्रिक है GFG, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। फिर हमने आपसे बात की डाइसेकेराइड के बारे में। डाइसेकेराइड में हमने सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के बारे में। ठीक, अब जो हमारा टॉपिक है अगला, रासायनिक आधार पर हमने 2 टॉपिक के बारे में बात कर ली है, एक मोनो के बारे में और दूसरा हमने जो बात कर ली है वो डाई के बारे में। अब जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो हमारा पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पॉलीसेकेराइड क्या है। हमने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में पॉलीसेकेराइड के बारे में बात करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। पॉलीसेकेराइड यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे जटिल संरचना होती है। जो हमारा पॉलीसेकेराइड है वो कार्बोहाइड्रेट की सबसे जटिल संरचना होती है। ओके, इसका जो सूत्र है वो C6 या संरचना कह लीजिए आप, C6H10 और O5 होता है। ठीक है, यानी इसमें जो अणुओं की संख्या होती है, हमने आपको बताया कि जो मोनोसेकेराइड होता है उसमें कार्बन का 1 अणु होता है, यानी मोनोसेकेराइड के 1 अणु होते हैं, ग्लूकोज का 1 अणु होता है उसमें। जो पॉलीसेकेराइड होती है उसमें ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं। आप चाहे मोनो या डाई, उसमें 2 अणु पाए जाते हैं। डाइसेकेराइड में 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। और जो हमारी पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड में 10 या 10 से भी अधिक हो सकते हैं। ठीक है, 10 से हज़ारों की संख्या में ये होते हैं। इनकी अणुओं की संख्या 10 से हज़ारों की संख्या में हो सकती है। ठीक, मोनोसेकेराइड के अणु आपस में जुड़े होते हैं। ये जो मोनोसेकेराइड के अणु होते हैं ये सब आपस में 10 से हज़ारों की संख्या में मोनोसेकेराइड के अणु आपस में जुड़े हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं। यह स्वाद में फीके होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, ये टेस्टलेस होते हैं, थोड़ा फीके होते हैं स्वाद में, इनका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है। शरीर में इनकी रचना, पाचन जटिलता से होता है। जो इसकी हमारे शरीर में इसकी जो पाचन होता है वो बहुत जटिलता से होता है। कुछ का तो होता ही नहीं है, जिनका होता भी है वो बहुत जटिलता से होता है। ठीक है, कुछ ऐसे पॉलीसेकेराइड होते हैं जिनका पाचन शरीर में नहीं होता। हमने आपको बताया कुछ ऐसे हैं जिनका पाचन नहीं होता, लेकिन जिनका होता है उनका बहुत जटिलता से होता है, धीरे धीरे होता है। जो मधुमेह के रोगी होते हैं, जिनको मधुमेह होता है, उनको यही ऊर्जा दी जाती है पॉलीसेकेराइड, क्योंकि मधुमेह आपको पता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने से मधुमेह हो जाता है। तो जो पॉलीसेकेराइड है इस फॉर्म को देने पे धीरे धीरे पॉलीसेकेराइड डायरेक्ट ग्लूकोज रक्त में तो मिलता नहीं है, धीरे धीरे अपने फॉर्म में चेंज होता है, फिर टूटता है, फिर ग्लूकोज में मिलता है। इसलिए पॉलीसेकेराइड दिया जाता है ताकि धीरे धीरे टूटे और धीरे धीरे बॉडी को एनर्जी मिलती रहे, एक साथ ब्लड में ना जाए, एक साथ जो है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ना बढ़े। इसलिए कार्बोहाइड्रेट की यही फॉर्म देना चाहिए, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का यही फॉर्म दिया जाता है मधुमेह के रोगियों को। ठीक है, क्योंकि यह धीरे धीरे पचता है और धीरे धीरे ही रक्त और ग्लूकोज में पहुंचता है, जिसके परिणाम स्वरूप एकाएक रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ती है। जटिल रूप, हमने इसके ये बताया आपको कि जटिल रूप यानी कि पाचन देर से होता है और ऊर्जा अधिक मिलती है। ये एक जटिल संरचना है, इसमें पाचन देर से होता है लेकिन ऊर्जा अधिक मिलती है। टूटने पर ये डाई, मोनो और यूज़फुल, मतलब डाई, मोनो और यूज़फुल तत्वों में बदल जाता है। कोई अनयूज़फुल तत्व नहीं इसमें होते हैं जब ये टूटता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा एक ऑलिगोसेकेराइड होता है, इसलिए हमने इसको लिख भी दिया है यहाँ। एक ऑलिगोसेकेराइड होता है। ऑलिगोसेकेराइड में 3 से लेके, जैसे हमने आपको बताया कि डाइसेकेराइड में 3 से 2 या 2 से अधिक अणु मिल जाते हैं, लेकिन ऑलिगोसेकेराइड में 3 से लेके 10 मोनोसेकेराइड के अणु जो आपस में जुड़े होते हैं उसे ऑलिगोसेकेराइड कहते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा तत्व है जिसमें 3 से लेके 10 मोनोसेकेराइड के अणु एक साथ जुड़े हों तो उन्हें हम ऑलिगोसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रखने वाली बात है। अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्टार्च। हम बात करेंगे सबसे पहले स्टार्च के बारे में। ठीक है, स्टार्च क्या है? यह पौधों में संचित अवस्था में अनाजों के रूप में पाया जाता है। यह पौधों में संचित अवस्था में अनाजों के रूप में पाया जाता है। यह भोजन में
मुख्य ऊर्जा का साधन होता है। यह हमारे भोजन में मुख्य ऊर्जा का साधन माना जाता है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि यह हमारे भोजन में मुख्य ऊर्जा का साधन इसलिए माना जाता है क्योंकि जो स्टार्च होता है वो सारे अनाजों में, लगभग अनाजों में पाया जाता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से पके अनाजों में परिपक्व अवस्था में पाया जाता है। कच्चे अनाज में, जड़ में, बीज एवं सूखे फल में ये प्राप्त होता है स्टार्च। अनाज में स्टार्च की जो मात्रा होती है वो लगभग 60 to 75% होती है। अनाज में जो स्टार्च की मात्रा होती है वो 60 to 75% होती है। जड़ वाली सब्जियों में जो स्टार्च की मात्रा होती है वो 20 to 45% तक होती है जड़ वाली सब्जियों में। फलों एवं कुछ सब्जियों में स्टार्च की मात्रा, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनमें, और कुछ सब्जियों में भी स्टार्च की मात्रा 2 से लेकर 8% तक होती है। यह ठंडे जल में अघुलनशील होता है परंतु गर्म जल में घुलनशील हो जाता है। जो हमारा स्टार्च है ये ठंडे जल में तो नहीं घुलता, लेकिन गर्म जल में घुल जाता है यानी जिलेटिनाइजेशन बन जाता है। जिलेटिन की प्रक्रिया होती है तो गर्म जल में लेई बन जाता है। गर्म जल में, गर्म पानी में अनाज की कोशिकाओं की जो दीवारें होती हैं, जब हम स्टार्च को गर्म पानी में डालते हैं तो अनाज की जो कोशिकाओं की दीवारें होती हैं ना वो फट जाती हैं और इसके अंदर से स्टार्च छोटे छोटे कण, जो स्टार्च के छोटे छोटे कण होते हैं वो बाहर आने लगते हैं और व्याप्त पानी को अवशोषित कर लेते हैं। जो पानी होता है, जो मॉइस्चराइज़र होता है, जो मॉइस्चर होता है, उसे अवशोषित कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप फूली संरचना, इसकी जो संरचना है वो फूल जाती है। इस पूरे प्रोसेस को जिलेटिनाइजेशन कहा जाता है। ठीक, इस पूरे प्रोसेस को जिलेटिनाइजेशन कहलाता है, ये पूरी प्रक्रिया जो हमने आपको बताया। इसके अंतर्गत सूजी, आटा, मांड आदि आते हैं। इसके अंतर्गत सूजी, आपने देखा होगा सूजी में जब हम पानी डाल के भिगा के रख देते हैं तो सूजी, जब हम सूजी का हलवा बनाते हैं, पानी डालते हैं तुरंत उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है पानी, क्योंकि पानी वो तेज़ी से सोखने लगता है। और इसी प्रकार आटा है। आटा कैसे, एक साथ स्टार्च की वजह से ही आटा जो है एक साथ चिपक जाते हैं एक दूसरे में, भुरभुरे आटे। और मांड, जब फल पक जाते हैं, जब हमारा फ्रूट पक जाता है तो यही स्टार्च पहले डाइसेकेराइड होता है, बाद में मोनोसेकेराइड में परिवर्तित हो जाता है। जब फ्रूट्स हमारे पक जाते हैं, जब कच्चा होता है तो डाइसेकेराइड के फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो मोनोसेकेराइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण फलों में मिठास आ जाती है, जबकि अनाजों में इसका उल्टा होता है। जिसके कारण फल में मिठास आ जाती है, लेकिन अनाज में इसका उल्टा होता है। अनाज में क्या होता है, अनाज में जब वो सूखे हुए फॉर्म में होते हैं तब उसमें डाइसेकेराइड होती है, लेकिन जब वो पक जाते हैं, जब उन्हें हम पानी में डालकर या फिर जब हम उन्हें पानी में भिगो देते हैं तो वो यानी कि आप कह सकते हैं जब वो पक जाते हैं तो उसमें मिठास आ जाती है और वो फूल जाते हैं। यह कच्ची अवस्था में मोनो तथा डाई या उसके पॉलीफॉर्म में बदल जाता है। जब ये कच्ची अवस्था में होता है तो मोनो, डाई या उसके पॉलीफॉर्म में बदल जाता है तथा इसका स्वाद जो है वो फीका होता है। स्टार्च को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो टाइलिन होता है। जिस एंजाइम से स्टार्च का पाचन होता है वो टाइलिन एंजाइम है। एमाइलेज प्लस एमाइलोपेक्टिन बराबर स्टार्च होता है। ठीक, एमाइलेज प्लस एमाइलोपेक्टिन बराबर स्टार्च होता है। अब अगला जो है हमारा वो है डेक्स्ट्रिन। हम बात करेंगे डेक्स्ट्रिन के बारे में। ठीक है, डेक्स्ट्रिन के बारे में, डेक्स्ट्रिन क्या होता है, यह अंकुरित अनाजों में अधिकता में पाया जाता है। जो हमारा डेक्स्ट्रिन होता है ये अंकुरित अनाजों में अधिकता में पाया जाता है। ब्रेड, केक, बिस्किट, रोटी का ऊपरी जो भाग होता है ब्राउन कलर का, उसमें उसका जो भूरापन होता है ये डेक्स्ट्रिन की उपस्थिति दर्शाता है। जो ब्रेड होता है हमारा, केक, बिस्किट, इसका जो ऊपरी भाग होता है वो डेक्स्ट्रिन के कारण भूरा कलर का होता है। चावल भूनने पर भूजे का जो रंग होता है, हमने कभी चावल को जब भूजा है तो भूजे का जो रंग आता है ना, उस पर ब्राउन से चिकट्टे पड़ जाते हैं, ब्राउन सा हो जाता है, वो इसी डेक्स्ट्रिन के कारण होता है। जब हम रोटी बनाते हैं, रोटी में नहीं ब्राउन से चित्ती पड़ जाती है, वो डेक्स्ट्रिन के कारण ही हो जाता है। और लार के साथ मिलकर ये जो है डेक्स्ट्रिन मीठा हो जाता है। जो लार के, जब हम रोटी खाते हैं, जब हम उसे कूचते हैं, चबाते हैं, तो वो मीठा, हल्का मिठास उसमें आने लगती है। इसी डेक्स्ट्रिन के कारण उसमें मिठास आने लगती है। ठीक है, एक नोट हमने लिखा है, कच्चे फलों में पॉली होता है तथा जैसे जैसे पकते जाते हैं फल अपने सरल रूप में आते हैं और मीठे रूप में ये मोनो में आ जाते हैं। ठीक है, कच्ची अवस्था के जो अनाज होते हैं वो मोनो रूप में होते हैं, जो कच्चे फल होते हैं वो पॉली रूप में होते हैं, लेकिन जो कच्चे अनाज होते हैं वो मोनो रूप में होते हैं और जैसे जैसे पकते हैं अपने जटिल अर्थात फीके रूप में पॉली में आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा जो स्टार्च है, वो अगला हमारा जो पॉली है वो है सेल्यूलोज। ठीक, हम बात कर लेते हैं सेल्यूलोज की। यह मानव शरीर में नहीं पचता है। जो हमने पहले ही आपको बताया कि कुछ स्टार्च ऐसे होते हैं जो मानव शरीर में जिनका पाचन नहीं होता है, ये मानव शरीर में नहीं पचते हैं। शाकाहारी जानवरों में इसका पाचन होता है।
जो शाकाहारी जानवर होते हैं उसमें इनका पाचन ईजिली हो जाता है। यह अनाजों, दालों, फलों, सब्जियों इन सब के छिलकों में पाया जाता है। जो हमारा सेलुलोज होता है ये दालों, अनाजों और फलों और सब्जियों सबके छिलकों में पाया जाता है। इस रेशे जो होते हैं आंतों की मांसपेशी, ये आंत की सफाई करने के काम आते हैं। आंतों की मांसपेशियों में कर्माकुंचन की गतियों को देर तक करता है। जो हमारे आंतों की सफाई के लिए इसमें कर्माकुंचन की जो गति होती है उसे तेज़ कर देता है, बहुत जल्दी कर देता है, जिससे आसानी से आंतों से बाहर निकाल देता है। यह पेट की बीमारी से बचाता है। बच्चों को यदि कब्ज की समस्या हो तो उन्हें अंजीर का पानी पिलाना चाहिए। अंजीर आता है उसमें बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज होता है, तो अगर किसी को कब्ज की समस्या है तो उन्हें अंजीर का पानी पिला देना चाहिए। अंजीर भिगो के जो पानी निकलता है वो बच्चों को पिलाना चाहिए। ठीक, हमने बात की सेल्यूलोज के बारे में। इसी के साथ एक आता है हेमी सेल्यूलोज। ठीक, हेमी सेल्यूलोज भी एक प्रकार की शर्करा है। इसका भी पाचन नहीं होता हमारे शरीर में, जानवरों में ही होता है। पेप्टोजेज, हेक्सोजेज, यूरोनेल अम्ल पाए जाते हैं। इसमें पेप्टोजेज, हेक्सोजेज, यूरोनेल अम्ल पाए जाते हैं। ये दाल, अनाजों और फलों के छिलकों में ही पाया जाता है। इसका पाचन मानव शरीर में तो नहीं होता, ना इसकी कोई कैलोरी मूल्य होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये भी हेमी सेल्यूलोज। कहीं एक आध दो एग्जाम में आए हुए हैं तो इसलिए मैंने इसमें इसे भी रख दिया है। अगला जो हमारा पॉली है वो है ग्लाइकोजन। ठीक, हम बात करते हैं ग्लाइकोजन के बारे में। ग्लाइकोजन यह जंतु स्टार्च या एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा ग्लाइकोजन होता है इसे जंतु स्टार्च या एनिमल स्टार्च के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इसे एनिमल कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। इसे पशुओं का यानी एनिमल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। यह पूर्ण रूप से पेड़ पौधों में अनुपस्थित होता है। ये एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता। ठीक, ये अकेला एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता। यह ग्लूकोज का संग्रहित रूप होता है। ग्लाइकोजन यकृत में 200 ग्राम और हमारी मांसपेशियों में 250 ग्राम। हमने आपको बताया जब हम ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं तो हमारी मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है। तो ये यकृत में 200 ग्राम जमा होता है और मांसपेशियों में 350 ग्राम, यानी कि हमारी जो बॉडी में कुल 550 ग्राम ग्लाइकोजन संचित होता है। ये सभी जंतुओं में व्याप्त होता है। ये एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो जंतु जगत से पाया जाता है, जो जंतुओं में पाया जाता है, वनस्पति पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता। यह ऊर्जा प्रदान करता है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज तथा ग्लाइकोजन समाप्त हो जाता है और वसा और प्रोटीन टूट जाती है और हमारे शरीर का ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करने लगता है। जब क्या होता है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज समाप्त हो जाता है, यानी कभी ऐसा हो कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो हमारे शरीर का ग्लाइकोजन भी समाप्त हो जाए, ग्लूकोज समाप्त हो जाए, फिर ग्लाइकोजन भी समाप्त हो जाए। मान लो हम बहुत दिन तक भूखे रहें या फिर धरने पे आ जाता है, बहुत लोग अनशन पे आ जाते हैं, आमरण अनशन, ये सब जो चीज़ें हैं उस अवस्था में ऐसा हो सकता है, तो ग्लाइकोजन समाप्त हो जाता है। तो क्या होता है, हमारे शरीर की जो वसा और प्रोटीन होती है वो टूटने लगती है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करने लगती है। इस पूरी प्रक्रिया को ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन दोनों समाप्त हो जाता है और प्रोटीन और वसा टूटकर हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है, तो इस पूरी प्रोसेस को ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। रासायनिक प्रक्रिया होती है ये। जब हमारे शरीर में प्रोटीन टूटता है, वसा टूटकर हमें एनर्जी दे रही है, ठीक, लेकिन जब हमारे शरीर में प्रोटीन टूटकर हमें एनर्जी देती है, इसी प्रक्रिया को कीटोसिस कहा जाता है। ठीक, ये कीटोसिस बीमारी होती है, किसी प्रोटीन के टूटने को ही कीटोसिस कहा जाता है, जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक होता है और कभी कभी कीटोसिस की प्रक्रिया में इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना आपको, कीटोसिस एक दो बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए हमने इसमें इंक्लूड किया है इसे। 2 टेस्ट होते हैं, आपको याद रखना है। नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है एक दो बार, तो इसलिए ये हैं 2 टेस्ट होते हैं, एक फलिंगस टेस्ट और एक ओसेजन टेस्ट। ये मोनोसेकेराइड टेस्ट, मोनोसेकेराइड का जब भी हम टेस्ट करते हैं हमारी बॉडी में फलिंगस टेस्ट और ओसेजन टेस्ट से करते हैं। और जो रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट होता है उसके लिए 2 टेस्ट होते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट। ठीक, आपको ये टेस्ट याद रखने हैं। अगला जो हमारा पॉलीसेकेराइड है वो है पेक्टिन। ठीक, पेक्टिन क्या होता है? पेक्टिन की उपस्थिति फलों में या फलों के गूदों में होती है। ठीक, कुछ सब्जियां जो जड़ वाली होती हैं, सलजम में भी पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है। कुछ जो जड़ वाली सब्जियां होती हैं, जो सलजम होता है, उसमें भी पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है। पेक्टिन का शरीर में पोषण में खास योगदान नहीं होता है। पेक्टिन का जो है ये कोई पोषण मूल्य नहीं होता इसका, ना ये कोई खास योगदान करता है। अतिसार के उपचार के लिए पेक्टिन उपयोगी होता है। अगर किसी को अतिसार हो रहा है तो उसके उपचार के लिए, अतिसार के रोगी के लिए जो हमारे पेक्टिन है वो
वो उपयोगी होता है। फलों में पेक्टिन की मात्रा जैम जेली बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। यह चीनी की मात्रा तय करने तथा जेली जमाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम कोई जेली जमाते हैं तो ये उसमें चीनी की मात्रा कितनी डालनी है और उसमें जो उसकी जमने की प्रक्रिया होती है, जमने का जो प्रोसेस होता है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, चलिए हमारा जो है, हमने आपसे डाइसेकेराइड के बारे में बात कर ली, हमारा डाइसेकेराइड कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।